हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। कैसे हैं आप सब। आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 16 और क्लास 16 का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे मैप से, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां है, किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, घुमंतू जनजातियां, अर्ध घुमंतू जनजातियां, विमुक्त जनजातियां कौन सी है। तो सभी जनजातियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है 26 अप्रैल को, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट 10 है वो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है, पूरी यूनिट 10। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमपी की और दूसरी जो एग्ज़ाम है जो ईएसपी कंडक्ट कराता है, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही रहेगा, थ्योरी कंप्लीट करेंगे डिटेल से बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसकी पहले की 15 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ने हैं एससी और एसटी के बारे में। एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट जिनको कहा जाता है, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको कहा जाता है। संविधान में एससी को आर्टिकल 366 24 में परिभाषित किया गया है। एसटी को आर्टिकल 366 25 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, संविधान में एससी को, अनुसूचित जाति को आर्टिकल 366 24 में परिभाषित किया गया है, और अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 366 25 में परिभाषित किया गया है। संविधान में एससी का वर्णन आर्टिकल 341 में आया है, और संविधान में एसटी का, अनुसूचित जनजाति का वर्णन आर्टिकल 342 में आया है। मध्य प्रदेश में एससी की जनसंख्या कितनी है? 15.6% और एसटी की कितनी है? 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या एससी में इंदौर जिले की है, और एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक धार जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या एससी की झाबुआ जिले में है, और एसटी की न्यूनतम जनसंख्या भिंड जिले में है। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल एससी की कितनी जातियां हैं? 48 जातियां हैं, और एसटी की कितनी है? 43। पहले 46 थी, अब 3 जनजातियों को जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग एससी की कितनी थी? 113.42 लाख, और एसटी की कितनी थी? 153.16 लाख। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट हमको पढ़ना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल आप स्किप मत करना, बिल्कुल मत छोड़ना, सभी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए आपको याद रखना है, एससी से रिलेटेड और एसटी से रिलेटेड। संविधान में परिभाषा कहाँ पर है, संविधान में इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं एससी और एसटी के, और कुल जातियाँ कितनी है, एससी की 48 है और एसटी की 43 है, और कुल जनसंख्या कितनी है, परसेंट जनसंख्या का याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश की जनजातियों का वर्गीकरण देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? भील, गोंड, कोल और कोरकू। भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति और कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां है। अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? बैगा, भारिया और सहरिया। ये 3 जनजाति मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। अब इन जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजातियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जनसंख्या या तो स्थिर हो गई है, या फिर इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, साक्षरता दर बहुत कम है। इसके अलावा कृषि की ये लोग आज भी आदिम तकनीकें यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बेसिस पर इनको अत्यंत पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। अन्य जनजातियां मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है? पारधी है, पनिका है, उराव है, मुड़िया है, बंजारा है, और बहुत सारी जनजातियां अन्य जनजातियों के अंतर्गत आती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो हमको भील जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति, सहरिया, भारिया, बैगा, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, और बाकी जो अन्य जनजातियां हैं उनको बारे में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेंगे।
मैप से देखो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। सबसे पहले देखो भील जनजाति। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मालवा निमाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी जनजाति मिलेगी आपको? भील जनजाति मिलेगी। धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले क्षेत्र में। कोरकू जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? खंडवा, बैतूल वाले क्षेत्र में। भारिया जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? छिंदवाड़ा के पातालकोट। तो भारिया जनजाति के लिए आप बस एक नाम याद रखना, पातालकोट, छिंदवाड़ा का पातालकोट, ठीक है। बैगा जनजाति कहाँ मिलेगी? तो दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में मिलेगी। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट वाले क्षेत्र में आपको बैगा जनजाति मिलेगी। कोल जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा, सतना में। सौर जनजाति कहाँ पर मिलेगी? कैमूर हिल्स में। पारधी जनजाति रायसेन और भोपाल, सीहोर के आसपास वाले क्षेत्र में मिलती है। सहरिया जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में। और खैरवाड़ जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? छतरपुर, पन्ना वाले क्षेत्र में। तो मैप से आपको याद रखना है कौन सी जनजाति का क्षेत्र कौन सा है। एक बार मैप को देख लो अच्छे से। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपके पास जब PDF आएगी तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो मैप को, ठीक है। अब एक एक करके सारी जनजातियों को डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहली है भील जनजाति। भील जनजाति का सामान्य परिचय हम देखते हैं। तो भील शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमको कौन से ग्रंथ में मिलता है? सरित सागर ग्रंथ में। भील जो शब्द है उसका सबसे पहला उल्लेख हमको कौन से ग्रंथ में प्राप्त होता है? सरित सागर ग्रंथ में प्राप्त होता है। जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष। जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से आया है और इस बील का मतलब क्या होता है? धनुष। और ये जो जनजाति है भील जनजाति, ये धनुष बाण धारण करने वाली जनजाति है। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। इतिहासकार है कर्नल टॉड। इन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है। एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है कर्नल टॉड। इन्होंने भीलों को क्या बोला है? वनपुत्र बोला है। और इतिहासकार टॉलमी है, इन्होंने भीलों को तीरंदाज कहा है, ठीक है। धनुष बाण धारण करती है तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? तीरंदाज कहा गया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। कुल अनुसूचित जनजाति जितने हैं उसका 39% कौन सी है? भील जनजाति है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला उल्लेख भील शब्द का सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष होता है। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश और भारत दोनों की कौन सी है? भील है। कर्नल टॉड ने इनको वनपुत्र और टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। और 2011 की जनगणना के आधार पर कुल अनुसूचित जनजाति का 39% भील जनजाति है। भौगोलिक विस्तार तो पश्चिमी मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़ क्षेत्र में भील जनजाति मिलती है। और जिले कौन कौन से आ जाएंगे? तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानती है। भील जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? तो कुंभलगढ़ क्षेत्र का ढोल नामक जो स्थान है, ढोल नामक जो स्थान है वो भील जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। भील जनजाति की उपजातियां याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, उपजातियों को मिलाने को आ जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन इधर रहेंगे, 4 इधर रहेंगे और मैच करने को इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको याद करनी है उपजातियां। कौन कौन सी उपजातियां हैं? पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रधियास, रांठ, बरेला, बैगास और रानिया। ये सब किसकी उपजातियां है? भीलों की उपजातियां है। तो कुछ भी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? भिलाला है। इसके अलावा जो तड़वी भील है, तो जिन भीलों ने मुस्लिम धर्म धारण कर लिया है उनको क्या कहा जाता है? तड़वी भील। तो तड़वी भील कौन होते हैं? ऐसे भील जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, मुस्लिम धर्म को धारण कर लिया है, उनको तड़वी भील कहा जाता है। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, जिनको तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
कुछ भी ट्रिक बना सकते हो इसमें, जैसे कि भील का लाला रेल पटरी पर, इस तरह से कुछ भी बना लेना। सामाजिक स्थिति। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा, बड़वा गांव के मुख्य सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। अभी आगे बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है इनकी। भीलों में दहेज प्रथा चलती है, उसको क्या कहा जाता है? दापा प्रथा। ठीक है, कौन सी है? दापा प्रथा क्या है? भीलों में चलती है, और क्या है ये? दहेज प्रथा है। और ये दहेज वैसा वाला नहीं है कि लड़की वाले लड़के वालों को दहेज दे रहे हैं, उल्टा है ये। इसमें इस प्रथा में जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को दहेज देते हैं, उसको दापा प्रथा कहा जाता है। और इसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। ठीक है, दहेज कोई भी दे, चाहे लड़की वाले दे चाहे लड़के वाले दे, दोनों ही गलत है। दहेज गलत है, एलिमनी भी गलत है, और सरकारी नौकरी देखना भी गलत है। ठीक है, और इसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। भील जनजाति में 71 गोत्र पाए जाते हैं। सांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है। भीलों में जो सांता प्रथा है वो किससे संबंधित है? जन्म संस्कार से संबंधित है। गातला क्या है? एक मृत संस्कार है। मृत संस्कार भीलों में कौन सा होता है? गातला। तो ये जो भी टर्म्स है, ये सारी जो शब्दावली है आपको याद करनी है। एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्लाइड्स मैंने बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो शब्दावलियाँ है, सांता प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो भीलों से संबंधित है। क्या है? तो ये जन्म संस्कार है। गातला क्या है? तो भीलों से संबंधित एक मृत संस्कार है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति। इनकी झूम कृषि को चिमाता या दहिया कहा जाता है। दहिया भी आप नोट डाउन कर लेना। तो भीलों की जो झूम कृषि होती है उसको चिमाता कहा जाता है। एक और इनकी कृषि को दहिया भी कहा जाता है। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति ज़्यादा प्रयोग करती है। और अनाज को रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है जिसको कनगी कहते हैं। अनाज को स्टोर किस में करते हैं? एक बांस की बनी हुई कोठी होती है जिसको क्या कहा जाता है? कनगी कहा जाता है। धार्मिक स्थिति क्या है? तो इनके प्रमुख देवता राजापंथा है, भीलट देव है, बाब देव, खेड़ो भाई, गल देव, कोहास देव, पिठोरा देव, ये सब इनके प्रमुख देवता हैं। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। जो भील जनजाति के लोग हैं वो किसका वंशज मानते हैं? स्वयं को महादेव भगवान शंकर का वंशज मानते हैं। सांस्कृतिक स्थिति क्या है इनकी? तो गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गवरी क्या है? तो भीलों का लोक नाट्य है, याद रखेंगे। प्रमुख नृत्य इनके भगोरिया इम्पॉर्टेंट है, वो तो याद ही होगा आपको। इसके अलावा डोडिया, गहर, डोहो, वीरवाल्य, इसके अलावा गोल गधेड़ो भी इसमें शामिल होता है। तो नोट डाउन कर लेना अलग से, गोल गधेड़ो भी इन्हीं का है। वेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर मेला क्या है? इसको भीलों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? प्रेमा फाल्या। भील जनजाति घोड़े और सांप की पूजा करती है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में ये दक्ष होते हैं, तीरंदाज अच्छे होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ क्या है? ताड़ी, एक टाइप की शराब होती है, और राबड़ी है, रबड़ी नहीं राबड़ी। ठीक है, प्रमुख त्योहार इनके भगोरिया, दिवासा, गल, डोडी, इंदल और डोहा। ठीक है, इन सबको आप बार बार रिवाइज करना, रिकॉल करना, लिख लिख के देखना, तो ही आपको याद होगा। क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आती है, बहुत सारी शब्दावलियाँ है, सबकी अलग अलग जनजातियों के, है ना। भील जनजाति के अलग नृत्य है, देवता है, इनके त्योहार अलग है, गोंड के अलग है, बहुत सारी जनजातियों के अलग अलग बहुत सारी शब्दावलियाँ आपको मिलेगी। तो बहुत बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या हो गया है, एमपीपीएससी, ईएसबी की सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते। तो अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि कौन सी शब्दावली कौन सी जनजाति से संबंधित है और उसका मतलब क्या है। अन्य तथ्य देखते हैं भीलों के बारे में। भीलों के जो घर है उनको कू और मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है। और कई फाल्या मिलकर एक गांव बनता है जिसे पाल कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो ये भीलों का एक गांव है,
ये बड़ा सा गांव है, इसको क्या कहा जाएगा? पाल। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होंगे? मोहल्ले होंगे, ठीक है। तो मोहल्ले को क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। मोहल्ले को क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। अब इस मोहल्ले के अंदर मकान होंगे, इन घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। तो गांव को पाल कहा जाता है, मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है और मकानों को कू कहा जाता है। नए अनाज का पहला उपयोग का त्योहार नवई कहलाता है। नवई क्या है? एक त्योहार है, भीलों का त्योहार है। पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है भीलों में। इसमें अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व पशु घोड़ा बनाया जाता है। अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजा दरी बनाती हैं। भील जनजाति स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। पौराणिक नाम क्या है इनका? निषाद। और रामायण और महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है केवट और एकलव्य के रूप में। तो आपने निषाद राज और केवट की कथा सुनी होगी कि जब भगवान श्री राम जब वनवास में जाते हैं और अहिल्या माता को जब वो शिला से वापस से एक नारी बना देते हैं, उसके बाद उनको एक नदी पार करनी होती है। तो जो निषाद राज जो केवट है, उन्होंने एक कथा सुन रखी थी कि जो भगवान जहाँ भी अपने चरण रखते हैं वो शिला क्या बन गई? नारी बन गई। तो वैसे ही अगर ये मेरी नौका में नदी पार करेंगे तो ये भी कहीं नारी ना बन जाए। तो वो उनसे अपनी चिंता व्यक्त करते हैं भगवान श्री राम से कि मेरे पास सिर्फ एक ही नैया है जिससे मेरा पूरा परिवार चलता है, अगर ये नारी बन गई तो मैं दो दो नारियों को कैसे पालूंगा? एक नारी मेरे पास पहले से ही है। तो इस तरह की कथा आती है। और एकलव्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। अन्य पर्व गोल गधेड़ों और जात्रा भी भीलों का पर्व है। फिल्म फैसला, भीलों से संबंधित एक फिल्म बनी थी फैसला। पुस्तक इन पर लिखी गई है द भील और इसके राइटर कौन है? टीवी नायर। संसार की सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति कौन सी है? भील। सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति है भील। भील की पंचायत हम देखते हैं तो पटेल क्या होता है? गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति। पूरे गांव को क्या कहा जा रहा था? पाल। तो उस पाल का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति कौन होता है? पटेल। पटेल का सहायक कौन होता है? तड़वी। गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन होता है? डाहला। गांव में धार्मिक आयोजन करने वाला कौन होता है? पुजारा। तो पुजारी से याद रखना, धार्मिक आयोजन कौन करेगा? पुजारा। गांव में तंत्र मंत्र जड़ी बूटी से इलाज करने वाला कौन होता है? बड़वा। गांव का चौकीदार या संदेशवाहक कौन होता है? कोटवार। सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला कौन होता है? वारती। ठीक है। तो ये सारी जो शब्दावलियां है वो आपको याद करनी है, बार बार रिवाइज करना, रिकॉल करना, तो आपको याद हो जाएगी। कुछ ट्रिक भी बना सकते हो। तो ये हमारी भील जनजाति कंप्लीट हो गई। आपको सारे जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं, सारे जो शब्दावलियां बताई है, वो सब आपको याद रखनी है और रिकॉल करते जाना है। अब सेकंड है गोंड जनजाति। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कोंड शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। जो भील शब्द की उत्पत्ति थी वो बील शब्द से हुई थी और बील शब्द का मतलब क्या था? धनुष। वैसे ही गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है और कोंड शब्द का मतलब क्या है? पर्वत। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। इस तरह से कंपेयर करते जाओगे और याद करते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है? 50.93 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। गोंड जनजाति स्वयं को कोयंतुर या कोयतोरे मानती है। क्या मानती है? स्वयं को कोयंतुर या फिर कोयतोरे मानती है। भौगोलिक विस्तार तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर और दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। गोंड जनजाति के बाहुल्य जिले में मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सागर ये प्रमुख जिले हैं। इसकी उपजातियां कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश शासन की सूची में 50 से अधिक उपजातियां हैं गोंडों की, जिसमें से मुख्य हमको याद करनी है
अगरिया, भारिया, भारिया नहीं मारिया, भीमा, प्रधान, कोयतोर, झारका, दरोई, ये इसकी मुख्य उपजातियां हैं। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो प्रधान जो उपजाति है वो पूजा पाठ करने वाले होते हैं। ओझा जो है वो तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर भी चलता है, किसी के शरीर में भी कुछ आ जाता है तो ओझा को बुलाते हैं कि भूत लग गया है या ऐसा कुछ भी हो गया है, तो उस टाइम पर ओझा को बुलाया जाता है। आज भी ये गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता है कि शरीर में देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जो देवी देवता या भगवान होते हैं, मतलब इतने पावरफुल, इतनी शक्ति होती है उनमें, और हमारे जैसे इंसान जो इतने मतलब प्योर नहीं है, बिल्कुल भी प्योर नहीं है, तो वो हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, मतलब उनका जो तेज है वो इतना होता है जिससे मतलब जिसके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, जिसका सामना भी नहीं कर सकते, तो वो हमारे शरीर में कैसे आ सकते हैं? अगरिया जो होती है वो लोहे का कार्य करने वाली जाति होती है। जमीन से लोह यंत्र निकालकर लोहे के यंत्र बनाने वाली विश्व की पहली जनजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति है। सोलहस क्या होते हैं? बढ़ई का काम करने वाले। सोलहस क्या है? बढ़ई का काम करने वाले। और कोयला भूतिस क्या होते हैं? नाचने गाने वाले जो गोंड होते हैं उनको कोयला भूतिस कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मैच करने को आता है। प्रधान क्या होते हैं? ओझा क्या काम करते हैं? अगरिया क्या काम करते हैं? सोलहस का क्या काम है? कोयला भूतिस क्या काम करते हैं? तो इधर उपजातियां दे देंगे, इधर उनके काम दे देंगे और आपको मैच करना पड़ेगा। तो जो प्रधान होते हैं वो पूजा पाठ करने वाले होते हैं। जो ओझा होते हैं वो तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं। अगरिया लोहे का काम करने वाली जनजाति है। और सोलहस बढ़ाई का काम करते हैं। और कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गुण होते हैं। संपत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण देखें तो जो राजगोंड होते हैं वो अधिक संपत्ति वाले होते हैं, और धुरगोंड होते हैं वो कम संपत्ति वाले होते हैं। तो नाम से ही समझ आ रहा है हमको, राजगोंड मतलब राजा ज़्यादा संपत्ति है जिनके पास। सामाजिक स्थिति, तो गोंड का जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। गांव का प्रमुख कौन होता है? मुकदम। गोंडों में गांव का प्रमुख कौन होता है? मुकदम होता है, जिसको गोटिया भी कहा जाता है। ठीक है। विवाह पद्धति दूध लोटावा चलती है, लमसेना विवाह चलती है, पठौनी विवाह, पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, लामानाई। तो यही वाली है लमसेना विवाह, जिसमें क्या होता है, जो लड़का है वो लड़की के घर कुछ दिन रहता है और सेवा करता है। ठीक है, तो उसको लामानाई कहा जाता है, लड़के को जो सेवा विवाह करता है। लड़की के घर रहकर कुछ दिन सेवा करता है जो लड़का, उसको लामानाई कहा जाता है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। गोंडों के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। भीलों के मोहल्ले को फाल्या कहा जा रहा था, गोंडों के मोहल्ले को टोला कहा जाता है। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। ठीक है, जो मेहमानों को बिठाने के लिए कमरा होता है, जो लिविंग रूम होता है, उसको पैठा बंगला कहते हैं गोंडों में। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। बच्चा पैदा हो गया, उसके 6 दिन बाद उसको ध्रुव तारा दिखाया जाता है गोंडों में। आर्थिक स्थिति कैसी है गोंडों की? तो कृषि और वनोपज पर ये निर्भर होते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहा जाता है। भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को चिमाता और दहिया कहा जा रहा था, और जो गोंड है उनके द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहा जाता है। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित होती है। तो प्रधान क्या काम कर रहे थे? अभी मैंने आपको बताया था, प्रधान पूजा पाठ करने वाले गोंड होते हैं। धार्मिक स्थिति, तो गोंडों के आदि पुरुष कौन है? लिंगोपेन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। लिंगोपेन की पूजा करना कोयापुनेम कहलाता है। इनके प्रमुख आदि पुरुष कौन है? लिंगोपेन। लिंगोपेन की पूजा करने को क्या कहा जाता है? कोयापुनेम। कोयापुनेम कहा जाता है। प्रमुख देवता कौन से हैं? बड़ा देव, नारायण देव, लोहामुर, अगरिया के देवता है, लोहामुर ने लोहासुर, नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव और खैर माता। अब ये जो लोहासुर है ये धधकती हुई भट्टियों में निवास करते हैं।
सांस्कृतिक स्थिति क्या है गोंडों की, तो मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है। ठीक है, गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां जो है वो मिट्टी और रंगों से सजाती है, जिसको नोह डोरा कहा जाता है। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर डिग लगाई जाती है, जिसको डिगना कहा जाता है। इनके प्रमुख पर्व कौन से हैं, तो मड़ई पर्व है, लारू काज पर्व है, बिदरी, बकबंधी, नवाखानी, हरदिली, ये गोंडों के प्रमुख त्योहार हैं। इनके नृत्य कौन से हैं, तो सैला, बिरहा, कहसवा, कर्मा, भड़ौनी, गोचो, गोंडी, गेड़ी, डंडार, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। कुछ अन्य तथ्य है गोंडों से रिलेटेड। गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं कौन सी है, गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी, ये इनकी भाषाएं हैं। गोंडी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है और गुदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है। गुदना के जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोधरिन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की जो एक उपजाति है अगरिया उपजाति, उसमें हिनोटी दीप जलाने की एक विशेष परंपरा है। गोंड जनजाति का एक और नृत्य है, कौन सा है, रीना। इसके अलावा इसमें एक युवाग्रह चलता है, युवग्रह नहीं युवाग्रह बोलते हैं, जिसको घोटुल प्रथा कहा जाता है। इस घोटुल प्रथा में क्या होता है कि शादी से पहले लड़के लड़की को गांव के बाहर एक जगह पर रखा जाता है, जिसको युवाग्रह कहा जाता है, और इस प्रथा को घोटुल प्रथा कहा जाता है। तो जो भी जनजाति से संबंधित नहीं है उनको ऐसा लग रहा होगा कि काश हम इस जनजाति से संबंधित होते हैं। गोंड पंचायत, तो देखो मांझी, देशमुख, भोई, ये क्या होते हैं, पंचायत के प्रमुख होते हैं। कोटवार क्या होता है, मुखिया का सहायक होता है। देवान क्या होता है, मुखिया का गुप्तचर होता है। गुनिया बरुआ क्या होता है, तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। और लिखई क्या होता है, पंचायत का वृद्ध सदस्य होता है। ये सब आपको याद रखना है। अभी हम PYQ MCQ लगाएंगे तो आपको आना चाहिए। अब तीसरी देखते हैं कौन सी है, कोल जनजाति। इसका सामान्य परिचय, कोल शब्द का मतलब क्या होता है, मानव। कोल मतलब क्या होता है, मानव। कुछ मिथकों के अनुसार सिंह बोंगा की संतान है। सिंह बोंगा मतलब सूर्य देव की संतान है कोल। कुछ मिथक चलते हैं। कोल मुंडा या कोलेरियन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है, भील, दूसरी कौन सी है, गोंड, तीसरी कौन सी है, कोल। 2011 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या 11.67 लाख है, और जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोल जनजाति का वर्णन रामायण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। जो शबरी थी वो कौन सी जनजाति से थी, कोल जनजाति से थी। मध्य प्रदेश में कोल का मूल स्थान रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। तो रीवा जिले का कुराली क्षेत्र कौन सी जनजाति से संबंधित है, कोल जनजाति से संबंधित है। भौगोलिक स्थिति, तो कोल जनजाति विंध्य कैमूर श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। बघेलखंड में सामान्यतः जिले कौन कौन से आते हैं, तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर इसमें निवास करती है। उपजातियां कौन सी है कोलों की, तो रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रजतिया, ये शबरी के वंशज कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि कोल रोते हैं। इसके अन्य उपवर्ग में दशोरा, ठाकुरिया, कगवारिया भी शामिल है। कोल जनजाति गोत्र में विभाजित है, किंतु इनमें गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। सामाजिक स्थिति कैसी है कोलों की, तो कोल जनजाति पितृसत्तात्मक समाज होता है इनमें। इनके मोहल्ले को कोल्हिन टोला, पूरा गांव कोलाहन कहलाता है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोलों में प्रत्येक गांव की पंचायत उसके कुछ पारंपरिक पद हैं, जैसे कि महतो, बरुआ, भुईहार, पंडा, देवार, नियुतिया। इसको आगे डिटेल में समझेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है। यह पंचायत सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम मानी जाती है। आर्थिक स्थिति कैसी है इनकी, तो इनकी अर्थव्यवस्था खेती और कोयले की खानों पर निर्भर है। और कोल जनजाति वनोपज में भिलामा, गोंद और लाख का संग्रहण भी करती है। धार्मिक स्थिति कैसी है, तो प्रमुख देवता बड़ा देव, अहिरा बाबा, वनसती देवी, बूढ़ी माई और रामायण काल की शबरी कोल जनजाति की थी।
ठीक है। रामायण में जो शबरी है, जिसके झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे, वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? कोल जनजाति। अब हम वही बात करते हैं, फिर भगवान श्री राम पर बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने इसका वध कर दिया था क्योंकि वो छोटी जाति से थे, लेकिन वही भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर खा रहे, तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया किसी में, तो हम क्यों करते हैं किसी में भेदभाव। अब देखते हैं कोलों की सांस्कृतिक स्थिति। बरहेव क्या होता है? एक प्रकार का जन्म संस्कार है जिसमें शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कोल दहका, कोल दहरा, नारदी, दो तलियां और कहरा इनके प्रमुख नृत्य हैं। फुरहरी कहरा नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा होती है। विवाह पद्धति कौन सी है? हिंदू प्रथानुसार इनकी विवाह पद्धति होती है। प्रमुख त्योहार कौन सा है? हरियाली अमावस्या। कोल स्त्रियों के गहने में अवडा गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। कोल एक कला प्रिय जनजाति है। बच्चों के प्रमुख खेल कौन से हैं? लुकोड़ा, सुटुरवा, पंचगोटवा। मगरोहन क्या होता है? तो शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ है जिसको मगरोहन कहा जाता है। कोल की पंचायत में कौन कौन होता है? तो गांव का मुखिया कौन होता है? महतो, चौधरी, गोटिया, ये गांव का मुखिया होता है। बरुआ कौन होता है? तो धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले व्यक्ति को बरुआ कहा जाता है। भूइहार कौन होता है? तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, पूजा पाठ में पारंगत जो व्यक्ति होता है उसको भूइहार कहा जाता है। न्योतिया कौन होता है? गांव में न्योता या आमंत्रण देने वाला व्यक्ति को न्योतिया कहा जाता है। और अन्य पद पंडा और देवार होते हैं। कोरकू जनजाति, कोरकू मुंडा या कोलेरियन जनजाति समूह में आते हैं और मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या है? 7.3 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ क्या होता है? मानव समूह। कोरकू जनजाति अपने को रावण का वंशज मानती है और अपनी उत्पत्ति महादेव के द्वारा हुई ऐसा ये मानती है। भौगोलिक स्थिति कहाँ पर मिलेगी? तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में ये निवास करती हैं। जिलों में देखें तो बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में निवास करती है। कोरकू का पैतृक स्थान कौन सा है? सालीगढ़ या भैरवगढ़, जो कि बैतूल में है। उपजातियाँ कौन सी है कोरकू की? रूमा, पोताड़िया, दुलार, बोवई, नंडोया और मोवासी, ये सब कोरकू की उपजातियाँ हैं। बावरिया बैतूल जिले के कोरकू को कहा जाता है। बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू को कहा जाता है और दुलारिया हरदा खंडवा जिले के कोरकू को कहा जाता है। बैतूल जिले के कोरकू को बावरिया, पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू को बंदोरिया और हरदा खंडवा जिले के कोरकू को दुलारिया कहा जाता है। जब भी पचमढ़ी जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप घूमने गए हो पचमढ़ी, तो जो बंदर होते हैं वो आपका फ़ोन छीन लेते हैं, आपका चश्मा, कुछ भी आप खाने का ले जाओ तो वो सब छीन लेते हैं। तो पचमढ़ी से याद रख सकते हो बंदोरिया। ठीक है। कोरकू का वर्गीकरण देखें तो राज कोरकू जो धनाढ़ वर्ग होता है उनको राज कोरकू कहा जाता है। पाथरिया कौन होते हैं? मजदूर वर्ग को पाथरिया कहा जाता है और जो अपराधी वर्ग होते हैं उनको मोवासी कहा जाता है। सामाजिक स्थिति कैसी है कोरकुओं की? तो विवाह कौन से चलते हैं इनमें? राजीवाजी विवाह, चिथौड़ा, चिनौड़ा विवाह और लमझना विवाह। हट विवाह इनमें प्रचलित है और समगोत्री विवाह इनमें वर्जित है, मतलब समान गोत्र में विवाह नहीं किए जाते हैं। कोरकू समुदाय अपने मृतकों को पितर और देवता की तरह मानता है। इनमें लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का चलन है जिसको मुंडा कहते हैं। मुंडा बनाने और लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली प्रथा कहा जाता है। सिडोली प्रथा पूस माह में सोमवार के दिन होती है। आर्थिक स्थिति कैसी है इनकी? अर्थव्यवस्था कृषि, चरवाह, वन उपज पर आधारित है। खेतों में काम करने वाले कोरकू को भाग्या कहते हैं और पुराने समय में कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की जो प्रथा थी उसको जदलवा प्रथा कहा जाता था। धार्मिक स्थिति कैसी है? तो इनके प्रमुख देवता चंद्रमा है, डोंगर देव है, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ इम्पोर्टेंट है, सिदरा देव, खेड़ा देव, खनेरा देव है। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं। मठुआ देव बीमारी से बचाने वाले एक अन्य देवता है और खेड़ा देव कृषि और पशुओं के देवता है।
सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, तो इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, चटकोरा, ढांडल्य, चाचरी, थापटी और गदली। तो चटकोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होली के समय कोरकू धुंगरी या झामटा गीत गाते हैं। इनके प्रमुख त्योहार मेघनाथ है, डोडबली है, जिरौती है, पाला है। ये कोरकुओं के मुख्य त्योहार हैं। दिवाली के टाइम पर दीवार पर लाल मिट्टी और खड़िया से गुदनिया नामक मांगलिक चित्र बनाया जाता है इनके द्वारा। जो कोरकू की स्त्रियां है वो गोदने की भी शौकीन होती है और माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर और नीचे के जो दो बिंदु होते हैं उनको कपार गोड़ई कहा जाता है। मेघनाथ उत्सव मुख्य रूप से कोरकू और गोंड जनजाति का त्योहार है। ये उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। ये पर्व होली के एक दिन बाद से स्टार्ट होता है और 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इसे झंडा या खम्बस्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। कोरकू की पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो पटेल पंचायत का प्रमुख होता है। पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, महाजन होता है। चौधरी सूचना देने वाला व्यक्ति होता है। घेटिया प्रसाद या भोजन का व्यवस्थापक सदस्य होता है। मुकरी त्योहारों का आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है और भूमका कोरकुओं का पुरोहित होता है। पांचवी है सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सहा से हुई है जिसका मतलब एक होता है। सहरिया सबसे ज़्यादा कुपोषित जनजाति है और ये मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में आती है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला है श्योपुर, उसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुपोषण कौन सी जनजाति में है, सहरिया जनजाति में है। द सहरिया पुस्तक के लेखक कौन है, टीबी नायर है। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। अपने आप को भीलों का छोटा भाई कौन सी जनजाति मानती है, सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 6.15 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4% के लगभग आता है। सहरिया का मूल स्थान शाहाबाद का जंगल माना जाता है जो कि कोटा राजस्थान में है। भौगोलिक स्थिति, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, मध्य भारत का पठार ग्वालियर संभाग, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। जिले कौन से हैं, शिवपुरी, श्योपुर है इसका बाहुल्य जिला और ग्वालियर भी है। उपजातियाँ कौन सी है सहरिया की, सबर, शबर, सौर और बदौरिया। सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित है जिनमें उमरिया, भिलोड़िया, सोलकिया और सेलिया प्रमुख हैं। सहरियाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है, तो इनके घर या बसाहट को सहराना और गांव को सहरोल कहते हैं। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति को खुटिया पटेल कहा जाता है, सहरिया जनजाति को खुटिया पटेल कहा जाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। लड़की के जन्म को कौन सी जनजाति में शुभ माना जाता है, सहरिया जनजाति में। विवाह पद्धति खेका विवाह है, झगफेरा विवाह है, राजीवाजी विवाह, उधारिया विवाह, हरण विवाह, चढ़ विवाह इसमें प्रमुख है और ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है, तो शिकार, मछली पालन, जड़ी बूटियों पर आधारित है और मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में भी ये कुशल होते हैं। धार्मिक स्थिति, तो प्रमुख देवता तेजाजी, सीता माता, क्योंकि ये वाल्मीकि जी को मान रहे थे तो इसलिए सीता माता को भी पूजते हैं। नाहर देव, हरिमन देव, कारस देव, भैरू देव, डोठ देव। सीता माता इनकी आराध्य देवी है। ये तेजा जी के जीवन पर आधारित नाट्यगान करने की परंपरा सहरिया में मौजूद है। सांस्कृतिक स्थिति कैसी है इनकी, तो नृत्य कौन से हैं, लहंगी नृत्य, रागिनी नृत्य और दुल्दुल घोड़ी। तीनों ही डांसेस बहुत फेमस है, आपको याद करने हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति का है, सहरिया जनजाति का। रागिनी नृत्य कौन सी जनजाति का है, सहरिया जनजाति का। दुलदुल घोड़ी नृत्य कौन सी जनजाति का है, सहरिया जनजाति का। इनके प्रमुख लोकगीत भतैया, लंगोरिया और जैवनार है। इनके प्रमुख त्योहार हरियाली अमावस्या और तेजा नवमी है। सहरिया जनजाति कोलेरियन परिवार की मानी जाती है और इनकी भाषा मुंडारी या कोलेरियन है।
कुछ अन्य तथ्य देखते हैं सहरियाओं के बारे में। तो हमको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें से चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो वैसे ही ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सहरिया को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। राजस्थान के शाहबाद के निकट सीताबाड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी स्थित है। राजस्थान के सीताबाड़ी का विशाल मेला सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि भील जाति के थे। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं और भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सेसईपुरा श्योपुर जिले में स्थित है। गोत्र के आधार पर सहरिया को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, लाड़िया, उड़िया और कालपीठिया। कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला जो होती है सहरियाओं की, उसको सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति के जो कतारबद्ध मकान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। सहरियाओं की पंचायत में कौन कौन होता है? तो पटेल गांव का मुखिया होता है, प्रधान सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है, कोतवाल शासकीय सेवक होता है, बराई डोंडी पीटने वाला संदेशवाहक होता है। पहले के टाइम पर यही चलता था गाँव में कि कुछ भी शादी होने वाली है, कुछ भी ऐसा उत्सव होने वाला है तो ढोल पीट के बताया जाता था, तो उसको बरई कहा जाता है। भोपा कौन होता है? तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाले को भोपा कहा जाता है। और हथनरिया कौन होता है? जड़ी बूटी विशेषज्ञ होता है। भारिया जनजाति। भारिया मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में निवास करती है। भारिया महोबा और बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 1.93 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 1.26% के लगभग आता है। गोंड जनजाति भारिया को अपना छोटा भाई मानती है। ये सूर्यपुत्र कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं और 1981 की जनगणना में इनको जंगलियों से जंगली की संज्ञा दी गई थी। 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें जंगलियों से जंगली की संज्ञा किसको दी गई थी? भारिया जनजाति को। अब आपको मैंने बताया था 1972 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन लगातार हर 10 साल पर रेगुलर जो जनगणना है वो 1981 से ही शुरू हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर शुरू की गई थी। और इसी जनगणना में जंगलियों से जंगली की संज्ञा कौन सी जनजाति को दी गई? भारिया जनजाति को। भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है इनका? छिंदवाड़ा जिले में, जबलपुर जिले में। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। उपजातियां कौन सी है? भूमिया, भुइहार, पंडा, पलीहा, ये सब इसकी उपजातियां है। भारिया जनजाति के 51 गोत्र है, लेकिन उनमें से 16 गोत्र ही मान्य हैं, जिनमें खमरिया, भरदिया, बगोरिया, चलधिया ये प्रमुख हैं। सामाजिक स्थिति कैसी है भारियाओं की? तो ये समता मूलक समाज है जिसमें स्त्री पुरुषों का दर्जा समान होता है। भारिया जहाँ पर बसे होते हैं उनको ढाना कहा जाता है, जिसमें 20 से 25 घर होते हैं। इनमें लमसेना, दूध लोटावा, मंगनी विवाह, राजीवाजी विवाह होता है। और गांव की पंचायत में पटेल, भूमका, पड़िहार, कोतवार आदि शामिल होते हैं। याद रखना समता मूलक समाज ये पूछा जा चुका है, कौन सा होता है, किसका समता मूलक समाज है, कौन सी जनजाति का? तो भारिया जनजाति का जो समाज है वो समता मूलक समाज है, जिसमें स्त्री पुरुषों का दर्जा समान होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, या तो हम स्त्री को इतना नीचे गिरा देते हैं या तो उसको देवी बना देते हैं। ना तो उसको इतना नीचे गिराओ, ना तो उसको देवी बनाओ, उसको भी अपनी तरह एक इंसान समझो। ठीक है, वो भी एक इंसान है, उसको भी एक इंसान समझो अपनी ही तरह, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है वो भी। आर्थिक स्थिति क्या है इनकी? तो भारिया प्रारंभ में दहिया खेती करते थे। लघु वनोपज और जड़ी बूटियों का संग्रहण मुख्य व्यवसाय है इनका। और देव पहाड़ी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थिति क्या है इनकी? प्रमुख देवता बूढ़ा देव, नागदेव, साज वृक्ष, बरुआ देव, भीमसेन, मुठवा बाबा। भीमसेन इनके कृषि देवता है। कुछ स्रोत में भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाला देवता भी माना गया है। मुठवा बाबा गांव का संकट दूर करने वाले देवता है। भारिया हरदौल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड तक जाते हैं। भारिया साजा या साल के वृक्ष के पेड़ के जड़ों की पूजा करते हैं।
सांस्कृतिक स्थिति कैसी है इनकी, तो भारिया बुंदेली मिश्रित हिंदी या भरनोटी बोली बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहार बिरही, नवाखानी और खिचड़ी है। खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है। दिवाली के दूसरे दिन भारियाओं में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो खिचड़ी पर्व मनाया जाता है। भड़म और सैतम इनके प्रमुख नृत्य हैं। बाकी भड़म नृत्य को गुन्नूशाही, भड़नी, भरनौटी, भंगम नृत्य भी कहा जाता है। इनके प्रमुख गीत कौन से हैं, उपजन, भावर, मटिया, मंडवा इनके गीत हैं। बेगा भारिया जनजाति के भोजन हमको याद करने हैं। बेगा भारिया दोनों ही जनजाति के भोजन को क्या कहा जाता है, तो इनके सुबह के भोजन को बासी कहा जाता है, दोपहर के भोजन को पेज कहा जाता है और रात के भोजन को ब्यारी कहा जाता है या बियारू कहा जाता है। तो ब्यारी भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो बेगा और भारिया दोनों ही जनजाति के सुबह के भोजन को बासी, दिन के भोजन को पेज और शाम के भोजन को बियारू या ब्यारी कहा जाता है। पातालकोट मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तामिया विकासखंड के अंतर्गत आता है। छिंदी गांव के नजदीक ये पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखने पर ये घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। पातालकोट में लगभग 12 गांव निवासरत है। पातालकोट से ही दूधी नदी का उद्गम होता है। दूधी नदी कहाँ से निकलती है, पातालकोट से। भारिया की पंचायत में क्या क्या है, तो पटेल गांव का मुखिया है। भूमिका पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति है। कोटवार सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है कोटवार, और पड़िहार अन्य पद है, भूमिका का सहायक है। अब है बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। इनको प्रकृति पुत्र या बिछवार भी कहा जाता है। द बेगा बुक किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने। द बेगा बुक किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने। इनकी कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी। जो वेरियर एल्विन है वो बेगाओं पर बुक लिखने के लिए जब आए थे तो उन्होंने इन पर बुक लिखने के लिए एक बेगा महिला से शादी करी थी, ठीक है। उसके बाद फिर ये चले गए थे उनको छोड़ के, ऐसे पूरी स्टोरी है। तो वो मैं अलग से किसी शॉर्ट में सुना दूंगी क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा उस स्टोरी की वजह से। बेगा को वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में जादूगर चिकित्सक कहा है। जो बेगा है उसको वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में जादूगर चिकित्सक कहा है। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 4.15 लाख है, जो कि 2.7% के लगभग है। इनकी उपजातियां कौन कौन सी है, भरोतिया, नरोतिया, रैमैना, कठमैना, कोदवान, बिंजवार, ये सब इनकी उपजातियां है। बेगा जनजाति में मुख्य रूप से 7 गोत्र होते हैं। बेगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है, तो डिंडोरी मंडला के 52 गांवों को मिलाकर बेगाचक कहा जाता है, जहाँ पर बेगा जनजाति निवास करती है। बेगा बाहुल्य जिले कौन से हैं, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर बेगा बाहुल्य जिले हैं। सामाजिक स्थिति इनकी, तो इनके गांव को पुरवा कहा जाता है। बेगाओं के गांव को क्या कहा जाता है, पुरवा कहा जाता है। जो बेगा है वो ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। इन स्थानों को टोला कहा जाता है। मुकद्दम, दीवान, समर्थ, कोटवार, दवार इन पंचों से पंचायत बनती है। बेगाओं के पंच कौन कौन से हैं, मुकद्दम है, दीवान है, समर्थ है, कोटवार है और दवार है। बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। विवाह पद्धति कौन सी है इनमें, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, पेठुल विवाह। सामरा प्रथा क्या होती है, तो बेगाओं में एक मृतक संस्कार होता है जिसमें जो मृत व्यक्ति होता है उसके मुंह में दही के साथ चांदी का रुपया रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि वो अगले जन्म में व्यक्ति धनवान पैदा हो। मतलब अभी भी धनवान पैदा करना है, ऐसा कभी नहीं सोच सकते हम कि उसको मुक्ति मिल जाए, इस जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाए। वो कहते हैं ना कि बाबा सबको चाहिए पर अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए सबको सन्यासी। नहावन प्रथा क्या होती है, अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है जिसको नहावन प्रथा कहा जाता है। आर्थिक स्थिति कैसी है बेगाओं की, तो इनकी जूम कृषि को दहिया और बेवर कहा जाता है। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। वनों पर अपना अधिकार समझते हैं। ये लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये धरती को अपनी माता मानते हैं और उस पर हल चलाना पाप समझते हैं, क्योंकि इससे धरती माता की छाती फटती है। धार्मिक स्थिति, तो बेगा जनजाति रतोना में मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। शहद पर्व होता है इनके इसमें।
बेगा उड़द की दाल और साल के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं और ये जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है क्योंकि इनमें बूढ़ा देव का निवास माना जाता है। बेगा जनजाति के देवता ठाकुर देव गांव की रक्षा करने वाले देवता, बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता और दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता होते हैं। सांस्कृतिक स्थिति क्या होती है इनकी, तो प्रमुख नृत्य इनके परधौनी है, कर्मा है जिसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कर्मा नृत्य को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सजनी दीवानी नृत्य होता है, बिल्मा नृत्य है, झरपट नृत्य है। ये नृत्य करम सेनी या करम देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य नामकरण कदम्ब वृक्ष के नाम पर किया गया है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा है, खलाह कर्मा है, डोगस कर्मा है, जितिया कर्मा, भील कर्मा, ये सब इसी के प्रकार है। गुच्चू हुड़वा बेगा के बच्चों का खेल है। बेगा के जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं, गुच्चू हुड़वा। गोल्फ का जनजातीय संस्करण है, जैसे गोल्फ होता है उसी का जनजातीय संस्करण है गुच्चू हुड़वा। और इनके जो भोजन है वो हमने देखे थे भारियाओं के साथ में। तो बेगा के सुबह के भोजन को बासी, दिन के भोजन को पेश और रात्रि के भोजन को बियारी कहा जाता है। बेगाओं में विशेष देखते हैं तो बेगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 बेगा विकास अभिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। बेगाओं की पंचायत में कौन कौन होता है, तो मुकद्दम जो कि गांव का मुखिया होता है, दीवान मुकद्दम का सहायक होता है, दवार गांव का पुरोहित होता है, समर्थ सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला होता है और कोटवार शासकीय सेवक होता है। तो ये 7 जनजातियां हमने जो मुख्य थी वो हमने पढ़ ली। अब हम अन्य जनजातियां देखते हैं, जैसे कि एक है मुड़िया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। इनका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य कौन सी जनजाति का है, मुड़िया जनजाति का है। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा था। मुड़िया और देयर घोटुल पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन ही है। पारधी जनजाति तो रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, भोपाल के आसपास वाले क्षेत्रों में ये निवास करती है पारधी जनजाति। इनका वर्गीकरण अगर हम देखें पारधी जनजाति का, तो गोसाई पारधी साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं। टाकिया पारधी जो होते हैं वो कबूतर या पक्षियों का शिकार करने वाले पारधी हैं। टाकनकर पारधी पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं। बहेलिया पारधी, इन्हें कागड़ भी कहा जाता है, केवल काले कलर के पक्षियों का ये शिकार करते हैं। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं और जनजाति जो है ये बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति इनको माना जाता है। तो ये सब याद करना है, पारधी जनजाति के वर्गीकरण से मैच करने को क्वेश्चन आ सकता है। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। कबीर पंथी या कबीर के अनुयायी इनको माना जाता है। कबीर पंथी जनजाति कौन सी है, पनिका जनजाति। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है और पनिका के धर्मगुरु को मेती कहा जाता है। पनिका के धर्मगुरु को क्या कहा जाता है, मेती कहा जाता है। उराव जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली में निवास करती है। कुरुख जनजाति भी इनको कहा जाता है। कुरुख जनजाति कौन सी है, उराव जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, सरहुल है। इनके पूजा स्थल को बगिया और युवाग्रह को धुमकुरिया कहा जाता है। युवाग्रह वही जो मैंने आपको गोंड जनजाति में बताया था, जहाँ पर शादी से पहले लड़का लड़की को एक साथ रखा जाता है। उराव को सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। बिंजवार जनजाति बेगा जनजाति का विकसित वर्ग को बिंजवार कहा जाता है। इनका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंधवार या बिंजवार पड़ गया था। बेगा जनजाति में बड़े जमींदार के नाम से ये प्रसिद्ध है। कोरवा जनजाति तो कोल जनजाति की उपजाति है ये। कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। हलवा जनजाति इंपॉर्टेंट है, बालाघाट याद रखना। इनका निवास कहाँ पर है, मेन बालाघाट में। मंडला डिंडोरी में भी है, बाकी आप बालाघाट याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता दर हलवा जनजाति में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, हलवा जनजाति है। कितनी है, 84.3%। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य है। चिवड़ा या पोहा बनाना इनका मुख्य कार्य है।
कवार या कनवार जनजाति सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव के वंश से मानी जाती है। इनकी एक उपजाति कौन सी है? तवर है। खैरवाड़ जनजाति, कत्था बनाना इनका मुख्य काम है। खेर की लकड़ी से कत्था बनाते हैं। इनका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर, पहाड़ी, सीधी, शहडोल में ये निवास करते हैं। अगरिया जनजाति जो कि गोंडों की एक उपजाति थी, अग्नि से उत्पन्न हुई मानी जाती है। लोहे का काम करने वाली जनजाति है। लोहासुर इनके प्रमुख देवता है जो धधकती हुई भट्टियों में निवास करते हैं। और इनका वर्गीकरण देखें तो पठरिया, खलहा, चोखोर, महाली है। द अगरिया बुक किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने ही लिखी है। भिम्मा जनजाति बहुत कम जनसंख्या में मंडला और डिंडोरी जिलों में निवास करती है। एक घुमंतु प्रकार की जनजाति है जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। गोंड ठाकुर इनके आश्रयदाता होते हैं। तो ये अन्य जनजातियां हो गई। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, महानायक तंटिया मामा आदिवासी किस जनजाति से संबंधित हो? तो भील जनजाति से संबंधित है। तंटिया भील कहा जाता है और इनको भारत का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। पूछे कि भारत का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? तो तंटिया मामा, तंटिया भील को भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? तो भीमा नायक को। निमाड़ का रॉबिनहुड भीमा नायक को कहा जाता है और तंटिया मामा को भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है। भील जनजाति से ये संबंधित है। अब जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी 17, उसमें मैं आपको सारे जनजातीय व्यक्तित्व कंप्लीट करवा दूंगी। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल कहा जाता है? सहरिया जनजाति को कहा जाता है। बिरहा जो है किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? गोंड की महिलाओं का। पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से हैं? बेगा जनजाति से हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कोरकू जनजाति। किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? कोरकू जनजाति में। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? रीवा, सीधी, सतना, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ किससे संबंधित है? दाह संस्कार से। रौ भी आ जाएगा, दाह संस्कार। डिंडोरी के अगरिया समुदाय जो है, इनके लौह शिल्प को साल 2023 में जीआई टैग मिला, तो याद रखना। कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया कहलाता है। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई। भीमा जनजाति काफी कम जनसंख्या में मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। धोकनी या भाती जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। अगरिया को और क्या क्या कहा जाता है? तो धोकनी भी कहा जाता है और भाती भी कहा जाता है। कभी ये नाम एग्जाम में पूछ ले तो फिर कंफ्यूज मत होना। अगरिया जनजाति को ही धोकनी या भाती भी कहा जाता है। बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और दवार गांव का पुरोहित होता है। कोरको जनजाति डोडबली, जिरौती, पाला त्योहारों को मनाती है। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बिठाने वाला जो कमरा होता है उसको पैठा बंगला कहा जाता है। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें कोल्हिन टोला कहा जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है। गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बेगा और गोंड, जिनको गुदना पसंद है। रंग प्रिय जनजाति कौन सी है? भील, सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति है। गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील। तो रंग प्रिय, गहना पहनना है ना, कलरफुल कपड़े पहनना, ये सब भीलों को पसंद है। श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? बंजारा जनजाति श्रृंगार प्रिय जनजाति है। कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया जाता है। जो बंजारा जनजाति है वो घुमक्कड़ जनजाति है, जिनके कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होते हैं। कांति सूर्य जननायक तंटिया भील स्मारक बड़ौदा अहीर जिला खंडवा में स्थित है। जनगढ़ सिंह श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गोंड चित्रकार थे। मध्य प्रदेश के 21 जिलों के 89 विकासखंडों में पेसा का नियम लागू किया गया है। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध है और बिंजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं।
ठीक है, तो ये जनजातियाँ और उनसे रिलेटेड कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जनजातियों की प्रमुख उपजातियाँ हम एक साथ देख लेते हैं। गोंडों की उपजातियाँ कौन कौन सी है? अगरियाम, जो लोहे का काम करने वाले गोंड होते हैं। प्रधान, पूजा पाठ करने वाले गोंड होते हैं। भिम्मा, ओझाम, तंत्र मंत्र करने वाले गोंड जो होते हैं। मुड़िया, नगारची और सोल्हास, कोयला भूतिस, जो नाचने वाले गोंड होते हैं, वो भी इसी में शामिल होते हैं। कोलों की उपजातियां कौन कौन सी हैं? गवतिया, रोतिया, रोतेला, रोहिया, रोहिल। तो कोल रोते से याद रखना, तो रोतिया, रोतेले, रोहिया, रोहिल ये सब आ जाएगा आपको। इसके अलावा गवतिया भी है। भीलों की कौन कौन सी है? भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी और रथियास। तो तड़वी भील आपको पता है, जिन भीलों ने मुसलमान धर्म को धारण कर लिया है वो तड़वी भील है। इसके अलावा भील का लाला रेल पटरी पर। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो। कोरकू जनजाति में बड़ोया, बोबई, बवारी, रूमा, पाथरिया, दुलारिया, निहाल ये कोरकू की उपजातियां हैं। भारिया की उपजातियां भूमिया, भुईहार, पंडा, पलिहा। भारिया की उपजातियां है। सहरिया की शवर, सोर, सोसिया, कंडाभी। और बैगा की बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, रैमैना, कठमैना, बदमैना और नाहर। बिंजवार भी है इनकी। अब जनजातियों के काम देख लेते हैं, व्यवसाय। तो अगरिया क्या काम करती है? लौह शिल्पकला से संबंधित है, कृषि उपकरण बनाने का काम करती है। खैरवार तो कत्था बनाने का काम करती है। बैगा जनजाति जनजातीय चिकित्सक का कार्य करती है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का काम करती है। कोल जनजाति कृषि काम करती है, भिलमा का संग्रहण करती है। हलवा जनजाति चिवड़ा या पोहा बनाने का काम करती है। प्रधान जनजाति गाथा गायन संगीत काम करती है। मुड़िया जनजाति काष्ठ लोह शिल्पकला से संबंधित है। कंदेर जनजाति सुपारी कला से खिलौने बनाने का काम करती है। पनिका जनजाति बुनकर है, कबीरपंथी जनजाति है ये। भरेवा समुदाय डोकरा कला से संबंधित है। अब प्रमुख जनजाति उनके नृत्य एक साथ देख लेते हैं। भीलों के नृत्य कौन से हैं? भगोरिया है, पाली है, डोहा है और बड़वा है। गोंड के नृत्य सैला, भड़ोनी, कहरवा, गेड़ी, गोंचो, सुआ, कर्मा, टीना ये सब। रीना है, रीना। कोल के नृत्य कोल दहका और नारदी। कोरकू के चटकोरा इंपॉर्टेंट है, थापटी, ढांडले और गदली। सहरिया के नृत्य लहंगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी भी इंपॉर्टेंट है। दुलदुल घोड़ी। बैगा के परधौनी, कर्मा, रीना। भारिया के नृत्य है भड़म, सैतम, अहिराई और सैला। कुछ अन्य जनजातीय नृत्य हैं। गौर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। और बार नृत्य कवार जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रमुख जनजातीय प्रकाशन देखते हैं। द बैगा बुक किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने लिखी है। द भील और द सहरिया बुक किसने लिखी है? टीवी नायर ने लिखी है। द कमार बुक किसने लिखी है? श्याम चरण दुबे ने लिखी है। भिम्मा बुक किसने लिखी है? शेख गुलाब ने। रेशेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर मजूमदार ने लिखी है। द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज गियर्सन ने लिखी है। ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग ने लिखी है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अजीत रायजादा ने लिखी है। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया वॉल्टर जी ग्रिफिथ ने लिखी है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया ठक्कर बापा ने लिखी है। और द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस रसेल एंड हीरालाल की बुक है। कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित। आर्टिकल 164(1) जिसमें पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन किया गया है। आर्टिकल 244 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 244(1) में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है 5वीं अनुसूची के अनुसार। आर्टिकल 243D में पंचायतों में एसटी सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 243D में नगर पालिकाओं में एसटी सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में एसटी सीटों का आरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से एससी की 4 सीटें हैं, एसटी की 6 सीटें हैं। और 230 विधानसभा सीटों में से जो 35 सीटें हैं वो एससी की है और 47 सीटें हैं जो एसटी की है। तो ये सीट्स याद रखना। 330 में लोकसभा में एसटी सीटों का आरक्षण, लोकसभा की कितनी 6 सीटें हैं। आर्टिकल
332 में विधानसभाओं में एसटी सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। एसटी आयोग कौन से आर्टिकल में है? 338A में। आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति की राज्य विशेष एसटी समुदायों के लिए लोक अधिसूचना है। 342(1) में अनुसूचित जनजाति शब्द है और 366(25) में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। जनजाति के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? भीलों के मोहल्ले को फालिया कहा जाता है। गोंडों के मोहल्ले को टोला कहा जाता है। कोल के मोहल्ले को कोल्हिन टोला कहा जाता है। सहरियाओं के सहराना कहा जाता है। जो कतारबद्ध मकान होते हैं सहरियाओं के, उन कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को क्या सहराना कहा जाता है। बेगा के बसाहट या मोहल्ले को पूर्वा या टोला कहा जाता है। भारियाओं के मोहल्ले को ढाना कहा जाता है और बंजाराओं के मोहल्ले को टांडा कहा जाता है। प्रमुख जनजाति और उनके देवी देवता कौन कौन से हैं? तो भीलों के देवता भीलत देव हैं, बाप देव है और भगोर देव हैं। गोंडों के देवता बड़ा देव लिंगोपेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और नारायण देव है। कोलों के देवता बड़का देव अहिरा बाबा है। कोरकू के देवता मेघनाथ इम्पॉर्टेंट है और डोंगर देव है। सहरियाओं के तेजाजी नाहर देव हरिमन देव है। बेगाओं के ठाकुर देव जिनको सृष्टि के निर्माता कहा जाता है और बूढ़ा देव है जो कि साल के वृक्ष में निवास करते हैं। भारियाओं के देवता भीमसेन जो कि कृषि के देवता माने जाते हैं। बरुआ देव है और हरदौल है, और हरदौल की पूजा करने के लिए ये लोग बुंदेलखंड तक जाते हैं। अगरिया के देवता कौन है? लोहासुर जो धधकती हुई भट्टियों में निवास करते हैं। पर्व त्योहार भीलों का भगोरिया पर्व फेमस है। दिवासा और इंदल फेमस है। गोंडों का मड़ई लारूकाज इम्पॉर्टेंट है। बिदरी कृषि उत्सव है। कोरकुओं का मेघनाथ डोडबली जिरोती पर्व है। सहरियाओं का तेजा नवमी सीताबाड़ी मेला प्रमुख है। बेगाओं का शहद पर्व रतोना इम्पॉर्टेंट है। भारियाओं का बिरही और नवाखानी है। प्रमुख जनजाति और उनके उपनाम, तो भीलों को वनपुत्र और तीरंदाज कहा जाता है। गोंडों को कोयतोर कहा जाता है। कोलों को शबरी के वंशज और सिंह बोंगा सूर्य देव की संतान कहा जाता है। कोरकुओं को रावण का वंशज कहा जाता है। सहरियाओं को भीलों का छोटा भाई खुटिया पटेल कहा जाता है। बेगाओं को जादूगर चिकित्सक और प्रकृति पुत्र बिंझवार कहा जाता है। भारियाओं को गोंडों के छोटे भाई और पांडवों का वंशज कहा जाता है। जनजातियों के पेय पदार्थ कौन से हैं? तो सल्फी मुड़िया या माड़िया जनजाति का पदार्थ है, पेय पदार्थ है। सल्फी वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ी है, बेगा और भील का है, तो मेन तो भील का है यह, ठीक है। ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। कोरवा जनजाति का कौन सा है? हांडिया, जो कि चावल से बनाया जाता है। जो पके बासी चावल होते हैं उनसे ये बनता है। छिंदरस माड़िया और अबुझ माड़िया का है, छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। गोंड और भारिया का पेज है। और कोसमा किसका है? उराव का है। कोसम बीज और पक्के बासी चावल से ये बनाया जाता है। प्रमुख जनजाति और उनकी भाषाएं, तो भीलों की बरेली भाषा है। गोंडों की डोरली भतरी हल्बी गोंडी और लिपि इनकी देवनागरी है। कोलिहारी भाषा कोलो की है। निहाली मोवासी कोरकू की है। बेगानी बेगाओं की है और भरियाटी और भरनौटी भारियाओं की है। अन्य बोलियां पवारी छिंदवाड़ा बैतूल क्षेत्र में बोली जाती है। खतोली पन्ना छतरपुर दमोह क्षेत्र में बोली जाती है। बनाफरी पश्चिमी बघेलखंड में बोली जाती है। लोधी बोली बालाघाट में बोली जाती है। गहोरा केन और नगेन नदियों के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। तवरधारी चंबल नदी के किनारे बोली जाती है। भदावरी चंबल संभाग की बोली है और कुरुख उराव जनजाति की बोली है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिनियम है, कुछ याद करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब का है? 1989 का। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार है जिसको पैसा एक्ट कहा जाता है, 1996 का है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 का है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी संशोधन अधिनियम 2012 का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 19 फरवरी 2004 को बना, इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना? 19 फरवरी 2004 को। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 29 जून 1995 को बना।
वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, अधिकार और विकास को समर्पित महासम्मेलन तो बेगा सम्मेलन डिंडोरी के बजाग में हुआ 7 जून 2025 को। कोल सम्मेलन शहडोल के ब्योहारी में हुआ 9 जून 2025 को। और सहरिया सम्मेलन शिवपुरी के कोलारस में हुआ 18 जून 2025 को। ज़्यादा अगर टफ बनाना हुआ तो ही डेट पूछेंगे, अदरवाइज 2025 में तीनों सम्मेलन हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर हुए हैं ये आपको याद रखना है। बेगा सम्मेलन डिंडोरी के बजाग में हुआ, कोल सम्मेलन शहडोल के ब्योहारी में हुआ, सहरिया सम्मेलन शिवपुरी के कोलारस में हुआ। तो मैच करने को आपको दे सकते हैं, एक साइड लिख देंगे बेगा सम्मेलन, कोल सम्मेलन, सहरिया सम्मेलन और दूसरी साइड लिख देंगे बजाग, ब्योहारी और कोलारस, फिर आपको मैच करना रहेगा। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विशेष पिछड़ी जाति समूह हमको पढ़ना है। कुल जातियां कितनी है? 51 है। घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ कितनी है? 30 है। और विमुक्त कितनी है? 21 है। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जातियां होती क्या है? तो जिनका कोई निवास स्थान नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमण करते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनको घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति जनजाति कहा जाता है। विमुक्त जनजाति किनको कहा जाता है? तो जब ब्रिटिश काल चल रहा था उस टाइम पर ऐसी जनजातियां जिनको आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत जन्मजात इनको अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया। ठीक है। और फिर जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो 31 अगस्त 1952 को, कब? 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार द्वारा इस दमनकारी कानून को खत्म करके इन जनजातियों को विमुक्त किया गया, फ्री किया गया, इसलिए इनको विमुक्त जनजाति कहा जाता है। और हर साल 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां तो एक ही स्थान पर रहने की बजाय, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनको घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय कहा जाता है। भीखू रामजी इदाते आयोग किससे संबंधित है? घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधारों से संबंधित है। भीखू जी रामजी इदाते आयोग याद रखना है। मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? बल्दिया, बाछोवालिया, भाट, भंतु, देसर, दुर्गा मुरागी, घिसाड़ी, गोंधली, ईरानी, जोगी, जोशी बाल संतोषी, काशी कापड़ी, कलंदर नागफड़ा, कामद, करोला, लोहार पिट्टा, नायकड़ा, शिक लिगर, सिरगीवाला, कुचबंद, सिद्धन, बनियंधर, गद्दीस, रेभारी पशुपालक, गोलक, गोसाई, भराडी, हरदौला, भराडी, हरबोला, हेजरा और धनगर, ये घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख विमुक्त जनजातियां, तो विमुक्त मैंने आपको बताया क्या होता है विमुक्त जनजातियां। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जातियां हैं। कालबेलिया, बंजारा, सांसी, कंजर, बनछड़ा, मोघिया, भानमत, बागरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुड़ा, भाटू, कुचबदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी और सनोरिया। विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, जिसकी स्थापना 22 जून 2011 को की गई। विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के कल्याण के लिए विभाग कब बनाया गया? साल 2011 में। शासन आदेश दिनांक 2011 द्वारा संचालक विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास विभाग को विभाग अध्यक्ष घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जातियों में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब हुआ? 1996 में। इसके विनियम वर्ष 1995 के नाम से पंजीबद्ध कराए गए हैं। अभिकरण में एक अध्यक्ष है, 6 शासकीय और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। संचालक विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति विकास अभिकरण के पदेन सदस्य सचिव होते हैं। भीखू रामजी दाते को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में साल 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्य की प्रमुख विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जातियां देखते हैं। बंजारा इम्पॉर्टेंट है।
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ये शामिल होती है। इन्हें कंघी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ये श्रृंगार प्रिय समुदाय है। पारधी जनजाति पूर्व में शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध थी। वर्तमान में पारधी को एससी के तहत शामिल कर दिया गया है। विशेष रूप से चंडी देवी को पूजते हैं। बैरागी जनजाति वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया जाता है। बाछड़ा जनजाति तो मंदसौर जिले में निवासरत और नाटक कार्य में दक्ष जाति है। ये जाति पीपल को देवता के रूप में पूजती है। कालबेलिया राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत है। कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक गुरु कानिफ नाथ हैं। कंजर या गिहार जनजाति स्वयं को दिव्य पूर्वज मान गुरु का वंशज ये मानते हैं। इनकी बोली कंजरी नरसी पारसी कहलाती है। भराड़ी हरबोला जनजाति निमाड़ में गायन के लिए पहचाने जाते हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा, इसे श्रवण तुला भी कहा जाता है। लोहरा पिट्टा लोहगढ़िया जनजाति पन्ना छतरपुर सागर क्षेत्र में निवास करती है। प्रमुख व्यवसाय इनका तलवार कटारी ढाल बनाना है। कबूतरी या कबूतरा जनजाति बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ इलाकों में बसी हुई खाना बदोश जाति है। प्रमुख देवता गुनिया वीर है। धनगर जनजाति सागर जिले में निवासरत चरवाहा जनजाति है। प्रमुख देव कौन से है? खंडोबा है। भाट जनजाति भाट का अर्थ होता है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। ये समुदाय मालवा निमाड़ क्षेत्र में निवासरत है। इनका परंपरागत कार्य वंशावली का लेखन करना है। इनके पूर्वज बाणभट्ट और चंद्रबरदाई माने जाते हैं। बाणभट्ट की रचना बताओ जल्दी से कमेंट करके, और चंद्रबरदाई की रचना बताओ। रेभारी इन्हें मालवा क्षेत्र में रबारी या भोपा भी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनके मुख्य देवता कौन है? गोगा जी। गोगा जी का मेला आपने सुना होगा। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजी जिनको कहा जाता है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कौन कौन सी 3 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल होती है? बेगा, भारिया और सहरिया। भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2006 में आदिम जाति समूह का नाम परिवर्तित कर विशेष पिछड़ी जाति समूह कर दिया गया। भारत में कुल 75 विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसमें मध्य प्रदेश में कितनी है? 3, बेगा, भारिया और सहरिया। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया निवासरत है, जिनका डिटेल में मैंने आपको पढ़ा ही दिया। एक बार और देख लेते हैं इनको। सहरियाओं का क्षेत्र क्या है? ग्वालियर संभाग है। श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि। उपजातियां इनकी सबर, सौर है। जनसंख्या 6.15 के लगभग है और जनसंख्या परसेंट कितना है? 4%। विशेष क्या है? तो सहरिया जनजाति के जो कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला है उनको सहराना कहा जाता है। सहरिया विकास अभिकरण कहाँ कहाँ पर है? ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और गुना अशोकनगर में है। बेगा जनजाति तो क्षेत्र कौन सा है? बेगाचक, डिंडोरी मंडला वाला क्षेत्र, बालाघाट, उमरिया में भी है। उपजातियां कौन सी है? बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, रैमैना, कटमैना, बदमैना, नाहर है। जनसंख्या 4.15 लाख के लगभग। जनसंख्या प्रतिशत 2.7%। विशेष क्या है? तो इनको जादूगर चिकित्सक व्यक्ति कहा जाता है। अभिकरण कौन कौन से है? मंडला, डिंडोरी, शहडोल, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर का, उमरिया और बैयर जो कि बालाघाट में है। मैयर कहाँ पर है? मैयर में ही है, क्योंकि मैयर सतना से अलग होकर अब नया जिला बन चुका है। और बैयर कहाँ पर है? बालाघाट में। भारिया क्षेत्र क्या है? छिंदवाड़ा, तामिया विकासखंड, पातालकोट, जबलपुर। उपजातियां कौन सी है? भूमिया, भुइयार, पंडा, पलिहा। जनसंख्या कितनी है? 1.93 लाख के लगभग। जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 1.26% के लगभग। और भारिया महोबा या बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। भारिया विकास अभिकरण कहाँ पर है? तामिया, छिंदवाड़ा में है। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है जनजातियों से रिलेटेड। अब हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो गोंडों की उत्पत्ति कोंड शब्द से मानी जाती है। कोंड का मतलब क्या होता है? पर्वत। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियां हैं। अगरिया है, ओझा है, प्रधान है, उपरोक्त सभी है। लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। सेवा विवाह। सेवा विवाह का मतलब लड़का लड़की के घर
रहकर सेवा करता है तो उसको सेवा विवाह कहा जाता है, और जो लड़का लड़की के घर रहकर सेवा करता है उस लड़के को लामा नाई कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? बील शब्द से बना है। बील या भिल्ल भी आता है कहीं कहीं पर, तो भिल्ल भी इसका आंसर हो सकता है और बील भी इसका आंसर हो सकता है, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो भीलों के निवास या घरों को कू कहा जाता है। ठीक है, जो गांव होता है उसको पाल कहा जाता है, जो मोहल्ला होता है उसको फाल्या कहा जाता है, और इसके अंदर जो घर होते हैं, जो निवास स्थान, जो मकान होता है उसको कू कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? तो अपहरण विवाह भीलों में प्रचलित है। भगोरिया में आपने सुना होगा, इसमें लड़की का अपहरण करके शादी की जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? तो भीलों में ही पाई जाती है। भीलों का ये प्रणय पर्व है भगोरिया, होली के टाइम पर चलता है 7 दिनों तक। बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बारी बेवार दोनों। बेवार कहा जाता है। बारी तो उनका शाम का भोजन था। साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो बेगाओं का पवित्र वृक्ष है। बूढ़ादेव इसमें निवास करते हैं उनके। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? पातालकोट का। जंगलियों से भी जंगली किसको कहा गया है? भारियाओं को। 1981 की जनगणना में इनको जंगलियों से जंगली कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है? मुंडा नहीं है, माड़िया नहीं है, खारिया नहीं है, बैगा, सहरिया, गोंड भील पाई जाती है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये बेगाओं के प्रमुख देवता है, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश भगोरिया हाट किससे संबंधित है? झाबुआ से। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? कोरकू है वो दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। कोल जनजाति रीवा, सीधी, सतना में। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता है? अगरियाओं के। पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, उपरोक्त सभी में। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति बालाघाट में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, इनका लिटरेसी रेट पूरी जनजातियों में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो पनिका जनजाति कबीरपंथी जनजाति कही जाती है। बुनाई का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है? बैरियर एल्विन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एससी के किस जाति के लोग हैं? चमार के। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, कितने वर्ष बाद आता है? 9 साल बाद आता है। रतौना कहा जाता है उसको। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? द्रविड़ियन भाषा परिवार की है। निम्न में से किस जनजाति में पड़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? कोरकुओं में। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह। बेगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? बेगा प्रिमिटिव है, प्राचीन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। गुदना प्रिय है, ये भी बिल्कुल सही है। शिकार प्रिय है, ये भी सही है। ओझा को हे मानते हैं, ये गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल जनजाति गांव के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? 79 वर्ग किलोमीटर गहरी खाई है, सही है। भारिया जनजाति निवास करती है, ये भी सही है। सूरज देर से आता है, सारे कथन सही हैं। कोयला भूतिस क्या कहलाते हैं? तो नाचने गाने वाले जो गोंड होते हैं उनको कोयला भूतिस कहा जाता है। प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? तो गोंड, कोल, भील। ब और स, कोल और भील दोनों का मिलता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। गोंड द्वारा सुअर की बलि को क्या कहा जाता है? लारूकाच कहा जाता है।
1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से कौन सा है? शिकारी और योद्धा। जनजाति का मूल पेशा कृषि है, कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोंडों में। युवाग्रह होते हैं इनमें, जहाँ पर लड़का लड़की को साथ रखा जाता है। कंघी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? बंजारा जनजाति से। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? बैगा, भारिया, सहरिया है। कोल पिछड़ी जनजाति नहीं है। गोंड जनजाति में दूध लोटावा प्रथा संबंधित है शादी से। भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? प्रेम का त्योहार। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? गुदना कलाकार को। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, जो पचमढ़ी है वहाँ आप घूमने जाते हो तो जो बंदर है वो आपका पर्स, खाना वगैरह सब छीन लेते हैं, तो बंदोरिया जो है वो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग हैं। भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। घाटी के ऊपर से पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? पुंजा दरिया बनाते हैं। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? देवरी को कहा जाता है। रामायण में निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख है? रामायण में कोल, भील, गोंड तीनों का ही उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को भारत का इथियोपिया कहे जाने वाले जिले श्योपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सहरिया जनजाति को। कुपोषण सबसे ज्यादा है सहरिया जनजाति में, इसलिए श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। पातालकोट की भारिया जनजाति के घरों के समूह को क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं में होती है। ठीक है, टोला सहराना सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। भील जनजाति के संदर्भ में दापा प्रथा क्या होती है? तो दापा मतलब दहेज प्रथा, जिसमें जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को दहेज देते हैं, और जिसके लिए साथीदार अभियान चलाया गया है इसको बंद करने के लिए। तो वधु मूल्य दहेज प्रथा। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कोरकू जनजाति से। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आर्टिकल 366(25) में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना जारी करते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 164(1) के तहत मध्य प्रदेश में एक पृथक जनजाति कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है, कौन से कथन सही है? तो तीनों ही सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत में कुल 75 और मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। पीवीटीजी का दर्जा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2006 में आदिम जाति समूह का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। सहरिया, बेगा, कोल मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आपको 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां तो याद है, सहरिया, बेगा और भारिया है, कोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गोंड जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विचार करना है। गोंड स्वयं को कोयंतुर कहते हैं। इनकी भाषा गोंडी और लिपि देवनागरी है। इनके घर में मेहमानों को बिठाने वाले कमरे को पैठा बंगला कहते हैं। फर्श पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकला को नोहडोरा कहा जाता है। तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जो पारंपरिक चित्रकला नोहडोरा है कौन सी जनजाति में पाई जाती है? कोरकू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरकू स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। बावरिया, बंदोरिया, दुलारिया इनकी उपजातियां हैं। जदलवा प्रथा का संबंध जंगल काटकर खेती करने से था। तीनों ही सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में सही कथन पहचानना है। इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। नियुतिया का कार्य गांव में उत्सव समारोह का न्योता देना होता है। कोल जनजाति में गोत्र पाए जाते हैं लेकिन गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। तीनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है निवास स्थान, तो भीलों के निवास स्थान को फालिया कहा जाता है, तो पहले का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। सहरियाओं के कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को सहराना कहा जाता है, दूसरे का सी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी मैच कर लो। भारिया के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है और बंजारा का तांडा होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है इसमें डांस से जनजातियों के। बैगा का परधोनी है, तो पहले का सी, तो ऑप्शन ए सी में से कुछ भी सही हो सकता है। कोरकू का चटकोरा है। भीलों का भगोरिया और भारिया का भड़म, तो दो का ए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। भीलों का भगोरिया और भारियाओं का भड़म। मैच करना है इसमें अगरिया के देवता लोहासुर, जो लोहे की धधकती हुई भट्टियों में निवास करते हैं, तो पहले का बी, इसमें भी पहला सी सही हो जाएगा। अब सहरियाओं का तेजाजी, दूसरे का ए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। कोलों का अहिरा बाबा और भारियाओं का भीमसेन। खैरवार कत्था बनाते हैं, पहले का बी, पहला और सी में से कुछ भी सही हो सकता है। पनिका कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, कबीरपंथी जनजाति है ये। हलवा पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करते हैं, बालाघाट में निवास करती है और सर्वाधिक साक्षर जनजाति यही है। पातालकोट के भारिया बांस की झाड़ू बनाने का काम करते हैं और दूर दूर तक इनकी झाड़ू फेमस है, सामने पड़ा था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना है उराव जनजाति के भोजन या पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है। कोसमा कहा जाता है, मुड़िया के सल्फी कहा जाता है, गोंड के पेय पदार्थ को पेज कहा जाता है और भीलों के पेय पदार्थ को ताड़ी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो पेज है वो बेगा और बहारियाओं का भोजन भी है, जो कि हमने पढ़ा था। बेगा और बहारियाओं के सुबह के भोजन को बासी, दोपहर के भोजन को पेज और शाम के भोजन को ब्यारी कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोंडों का पेज ही मैच हो रहा था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पेपर हमारे सामने आता है और वहाँ पर जिस तरह के ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं, तो हमको उनसे डील करना आना चाहिए कि क्या उसमें से सही हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी, PYQ, MCQ सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसको पढ़ना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, तभी याद होगा। अभी MPPSC के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा यूनिट 10 में जनजातियाँ ही दी हुई है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे। उसके बाद आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हो, मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, वो कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी की हेल्प हो पाए। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।